अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक, जो पहली चीज जो आप इसमें देखेंगे, रिजिड बॉडी के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद हम दो तरीके से देखेंगे कि ट्रांसलेशन क्या होता है और रोटेशन क्या होता है। फिर देखेंगे कोई ऐसी मोशन जिसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रोटेशन। ठीक है, तो सिंपल से टॉपिक से छोटे छोटे उनको हम शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको एक टर्म बार बार आएगा, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? देखो, कोई भी बॉडी है, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है दे आर एट ए फिक्स डिस्टेंस विद इन अ बॉडी। हर एक बॉडी में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे है। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें उन पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स बनी हुई है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे मैं बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इट हैज अ डेफिनेट शेप, इनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स बनी हुई है, डिफॉर्म नहीं होती है बॉडी, उस बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, बट आइडियली देयर इज नो रिजिड बॉडी, बिकॉज कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करने पे नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन जरूर होगा। सम डिस्टर्बेंस विल ऑलवेज बी देयर विद इन द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। सो आइडियली देयर इज नो रिजिड बॉडी, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वी से, अच्छा आइडियली डेफिनेशन होनी क्या चाहिए? अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। डेफिनेट शेप और चेंज ना होता हो। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। कितने भी पार्टिकल्स हो, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, कितना भी मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करूँ, उनको कोई भी मोशन कराऊं, तो पार्टिकल की डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी बॉडी को आप बोलते हो रिजिड बॉडी। ठीक है, no real body is truly rigid since real bodies deform under the influence of forces. बट इन मैनी सिचुएशन, कई सिचुएशन ऐसी होती है जो कि बहुत हार्ड बॉडीज होती हैं, उनमें डिफॉर्मेशन बहुत नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको एज ए रिजिड बॉडी ही कंसिडर करते हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन है, थोड़ा बहुत चेंज आया, बिल्कुल नेग्लिजिबल चेंज आया है पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस में, सो वी ट्रीट दोज बॉडीज एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, ठीक है, अब कोई रिजिड बॉडी, आपका मोबाइल फोन, इट्स अ काइंड ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, एक आपके पास बहुत बड़ा कोई स्टोन है, इट्स अ रिजिड बॉडी। तो इनकी मोशन कैसे हो सकती है, कितने टाइप की मोशन रिजिड बॉडी के है? पहले तो सिंपली प्योर ट्रांसलेशन मोशन, मतलब एक सीधा चलना। जिस पार्टिकल, देखो एक बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग। इफ ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम स्पीड, किसी भी बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वी सी दैट दिस इज ट्रांसलेशन। ठीक है, एग्जांपल, द मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। ये देखो, देयर इज अ इंक्लाइंड प्लेन और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये जैसे ही मैं ये बैरियर हटा दूंगा तो दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड एंड इट विल स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ बहुत सारे पार्टिकल है, मैं कोई भी दो पार्टिकल ले रहा हूँ P1 एंड P2। तो जिस स्पीड से बॉक्स मूव कर रहा होगा, ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा, इस ब्लॉक के सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। ठीक है, यस, सिमिलरली सी अगेन ऑल द पार्टिकल्स विल हैव सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब सेम है, तो मतलब डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, सो इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। चाहे वो यहाँ पे था, जब उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, एक सेकंड, पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, अब वो देखो, चल जैसे मैं बैरियर को उठाऊंगा यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे भी दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ पे पहुंचने पे भी स्पीड और डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ पहुंचने पर भी स्पीड और डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन ये हो गई, इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इस ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, प्योर ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ वेव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ। वेव्स का मतलब आप जानते हो ना, एक फ्लावर पॉट टाइप, एक फ्लावर पॉट, इसको मैं एक पैराबोलिक वे में अगर इसको मोशन कराऊं कुछ ऐसे, ये पैराबोल, ये फ्लावर प्लॉट है, वेश है, इसको मैं ऐसे मूवमेंट कराऊं, सी दिस इज अगेन अ ट्रांसलेशन मोशन।
ट्रांसलेशन मोशन का मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन पे ही, नहीं, पाथ कैसा भी हो, बट ऑल द पार्टिकल्स ऑफ दिस पार्ट इज दिस रिजिड बॉडी इफ दे आर हैविंग सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, देन वी से दैट द मोशन इज ट्रांसलेशनली। ठीक है, तो इस केस में पार्टिकल ये वेव्स ऐसा मूव हुआ, सीधा अपनी रोटेशन नहीं कर रहे हैं, वेव्स जो है अपना आप नहीं घूम रहा है, वेव्स बिल्कुल सीधा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस वेव्स के सारे पार्टिकल्स ऑल द टाइम हैव सेम वेलोसिटी, तो हम कहते हैं कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ translation. So in this example the body is restricted. Yes, pure translation. This body is here in this case the body is restricted to move only with translation. सिर्फ translation ही हो पा रहा है, ये ऐसे नहीं घूम रहा है ट्रेस, ये वेस, ये सीधा ऐसे ही है, हर जगह पे ऐसे ही मूव हुआ है, कुछ ऐसे देखो, वेस नहीं ट्रांसलेट, वेस नहीं रोटेट कर रहा है, वेस वैसे का सीधा ही है, बस ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। All particles of the body have the same velocity at any instant of time. The direction of velocities of the various particle will be parallel. हर जगह पे सब पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की सेम। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा हो, कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहां ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो। ठीक है, जैसे रोलर, रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन, वो ब्लॉक था, अब ब्लॉक की जगह में एक इंक्लाइंड प्लेन, एक सिलेंडर लेके आ जाता हूं, a wooden or metallic cylinder rolling down the inclined plane undergoes both translation and rotatory motion। देखो ये ब्लॉक है, इसमें मैंने एक सिलेंडर ऐसे रख दिया, जैसे मैं सिलेंडर को छोड़ूंगा तो ये नीचे की ओर मूव करेगा, ट्रांसलेशन के साथ साथ यहाँ पे रोटेशन भी होगा, ये घूमेगा भी, जैसे अगर साइकिल का टायर हो, वो साथ में ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशन भी करता है, यस और नो। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सो इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, अलग अलग पार्टिकल्स, एक बार में एक ही पार्टिकल विद कांटेक्ट होगा इस प्लेन के साथ, बाकी पार्टिकल अलग है, ऊपर है, एक पार्टिकल जो कि कांटेक्ट में है किसके साथ, इस प्लेन के साथ, दैट इज पार्टिकल P4, बाकी पार्टिकल बॉडी पे ऊपर की ओर है। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकल पे हर जगह पे क्या होगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की ओर होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इधर की होगी, क्योंकि कुछ टाइम बाद जब ये घूम रहा होगा तो पार्टिकल P3 P4 की जगह पहुंच चुका होगा, P4 P1 की ओर जगह पहुंच चुका होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो रही है हर पार्टिकल की वेलोसिटी की, स्पीड सेम हो भी लेकिन डायरेक्शन इज डिफरेंट, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी वेलोसिटी की, यहाँ पे आगे की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर, यहाँ पे इधर पीछे की ओर, ये कुछ इस तरह से। सो द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स P1 P2 P3 and P4 at the same instant are different depending on their location on the body। डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, अगर ये पार्टिकल बिल्कुल नीचे वाला होता P4 तो इसकी वेलोसिटी अभी यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी जीरो होगी, ये यहाँ पहुंचेगा तो अब ये ऊपर की ओर मूव होने लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। इस वाले P2 ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा इधर को, तो इसकी वेलोसिटी इधर की ओर, P3 ये और पीछे जाने की कोशिश करेगा, तभी तो आगे मूव करेगा रोलर, तो ये इसकी वेलोसिटी नीचे की ओर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है एट एनी पर्टिकुलर टाइम पे, हर पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की दैट इज डिफरेंट। ठीक है, द वेलोसिटी एट P4 इज जीरो, जो मैं बात कर रहा था P4 वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो क्यों होगी, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कमिंग इनटू कांटेक्ट विद surface of the inclined plane is momentarily zero if the body is rolling without slipping। स्लिप तो नहीं हो रही है बॉडी, तो यहाँ पे एक इस वाले पार्टिकल की जीरो हो जाएगी, फिर जैसे ही इस पे ये P3 नीचे की ओर आएगा ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद P3 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर जैसे जो पार्टिकल कांटेक्ट में आता जाएगा उसकी वेलोसिटी जीरो होती जाएगी। एक और एग्जांपल देखता हूं, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन ऑफ वेस एज अ प्रोजेक्टाइल, वही फ्लावर पॉट। अब हम क्या बोल रहे थे, सीधा जा रहा है, अब सीधा में जाने के बजाय कुछ ऐसे तिरछा रखा हुआ है, इस पे ऊपर को फोर्स लगाया, ऐसे गया और ये लास्ट में यहाँ पहुंच गया। देखो पहले इसकी कंडीशन कैसी थी, इस साइड को था, अब ये ऐसे मूव करने के बाद ऐसे पहुंच गया इधर की ओर। तो इन दिस एग्जांपल द बॉडी इज मूविंग विद ट्रांसलेशन, साथ में रोटेशन भी हुआ है, ये पहले ऐसे था और अब ये ऐसे हो गया, इसका ये वाला हिस्सा पहले लेफ्ट हैंड साइड को था, अब ये RHS की तरफ को आ गया। So the particle of the body have different velocities at any given instant of time। The direction of velocities of the various particle will be different। हर पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डायरेक्शन अलग अलग होगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अगेन
ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, अब हम प्योर रोटेशन की अगर बात करें, इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो एग्जांपल से समझ आ जाएगी ये डेफिनेशन। सी, ये फैन है, फैन ऐसे होता है, तो फैन कैसे मोशन करता है, रोटेशन करता है फैन, एंड दैट रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इस एक्सिस के चारों ओर रोटेट करेगा। मतलब उस रोटेशन को अगर मैं एक सर्कुलर वे में दिखाऊं तो यू कैन पॉइंट अ सेंटर की, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा इसके मोशन का। ठीक है, तो उस सेंटर पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यू विल गेट एन एक्सिस एंड दैट एक्सिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी विल बी मूविंग इन अ सर्कल। यहाँ पे इस यहाँ पे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा, अगर मैं उसके पाथ को ट्रेस करूं तो एक सर्कल बनेगा। इस यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल होगा फैन का इधर नीचे की ओर, वो भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऐसे, यहाँ सबसे किनारे वाला भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो धीरे धीरे वो सर्कल बड़े होते जाएंगे। जो पार्टिकल जितना दूर हो उतना बड़ा सर्कुलर मोशन, जो पार्टिकल जितना नजदीक सेंटर के वो कम ज्यादा सर्कल बना रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ये डॉटेड लाइन से लाइन बनी है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन ये एक व्हील है, व्हील में भी यही चीज होती है। क्या, व्हील में एक फ्लावर पॉट, जो आपने इसको देखा होगा क्या कहते हैं, जो ये मिट्टी का काम करते हैं, नीचे से एक पहिया होता है जिसपे क्या होता है, फ्लावर पॉट होता है, तो मटका बनाते हुए देखा है आपने कैसे रोटेट करता है। इट दैट रोटेशन इज ऑलवेज अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, वो भी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड एक मोशन है, वो भी एक सर्कुलर मोशन होती है। यस और नो? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोटेशन, ये सारे रोटेशन के एग्जांपल है। ठीक है, ओके और यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन खींची हुई है, दिस इज नथिंग बट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके चारों ओर क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रही है। और एग्जांपल फैन देखा है आप सबने, फैन जो मूव करता है, इसके लिए अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रॉ करूं तो बिल्कुल सेंटर से एक जेड एक्सिस को मानते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एक्स एक्सिस इधर को हो जाएगी, वाई एक्सिस ऊपर को हो जाएगी, और जो एक एक्सिस में अगर ऐसे ड्रॉ कर दूं जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो उस सर्कल से, तो दैट विल बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ टेबल फैन। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, स्पिन तो सबने खेला होगा बचपन में, ये भी रोटेट करता है, ये भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है, ऐसे घूमता है, एक फिक्स, देखो रोटेशन कैसे हो रही है, फिक्स एक्सिस के चारों ओर। सो दिस इज द स्पिन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, और ये एक्सिस कैसे है, वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल है ये एक्सिस। ठीक है, अगेन ये जो फ्लावर पॉट है, अगर मैं इसको मोशन कर रहा हूँ अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, तो इट विल हैव दिस काइंड ऑफ मोशन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, a rigid body rotation about y axis, कोई बॉडी y एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर रोटेशन कर रही है तो क्या होगा। एक एज्यूम करो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और एक रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, एक पत्थर इस शेप का हो सकता है, और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे रख दिया कि ये, इसको मैं इस तरह से घुमाऊंगा कि ये y एक्सिस को सेंटर मानते हुए क्या करे, रोटेट करे। तो इसमें रोटेशन देखो, ये z एक्सिस इधर को होगी, x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, और z एक्सिस ये। अब ये y एक्सिस अगर इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे अज्यूम करो, y एक्सिस सेंटर लेते हुए ये ऐसे घूमेगी, हर पार्टिकल रोटेट होगा, हर पार्टिकल सर्कल मोशन करेगा इस बॉडी का। ठीक है, ऐसे, यस और नो, ऐसे घूमेगी ना सर्कल अबाउट y एक्सिस। तो देखो इस केस में देखो, जो ये पार्टिकल थोड़ा दूर था y एक्सिस से, वो इतना सर्कल मूव कर रहा होगा, इतना, ये वाला बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा होगा क्योंकि ये बिल्कुल y एक्सिस पे है, ये थोड़ा दूर है, तो ये और ज्यादा बड़ा सर्कल कंप्लीट कर रहा होगा। जो ये बिल्कुल लास्ट में पार्टिकल होगा वो सबसे बड़ा सर्कल मूव कर रहा होगा। तो हर पार्टिकल इस बॉडी का विल बी रोटेटिंग अबाउट y एक्सिस, कुछ ऐसा। देखो इस पार्टिकल ये इतना सर्कल मूव कर रहा होगा, ये बड़ा वाला पार्टिकल जो ज्यादा दूर था वो इतना बड़ा सर्कल मूव कर रहा होगा, ये पार्टिकल और दूर था y एक्सिस से, तो ये और बड़ा सर्कल मूव कर रहा है। ऐसे ही हो रहा होगा ना, यस और नो? बेटा समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को रोक देना बिल्कुल। ठीक है, ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट y एक्सिस। ठीक है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, y। द पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन विद द प्लेन्स ऑफ द सर्कल लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, दे आर, द पार्टिकल्स आर डिस्क्राइबिंग देयर सर्कुलर मोशन। ठीक है, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। पर मैं कह रहा था अगर कि जो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है
तो अगर पार्टिकल है सर वो भी रोटेट करेगा? नहीं, वो रोटेट कहाँ करेगा, वो फिक्स पॉइंट हो गया, वो अपनी रोटेशन पे घूम रहा है। सर्कल का बिल्कुल ही जीरो है। देखो एक सेंटर है। अच्छा एक चीज सोचो, एक पहिया है सपोज आपके पास, उस पहिए पे बहुत सारे डॉट बने हुए हैं जिसमें आप कोई चीज फिक्स कर सकते हो। वो पहिया घूम रहा है सबसे एंड पे, जहां पे एज होता है, उस एज में आपने एक कोई बॉल रख ली, तो वो बॉल पूरा सर्कल घूमेगी एज के साथ। उस बॉल को मैं थोड़ा सा सेंटर के पास रखूं तो अब छोटा सर्कल घूम रही होगी। उस बॉल को मैं सेंटर पे रख लूं तो कितना घूमेगी वो बॉल? अज्यूम करो जरा इस बात को, नहीं घूमेगी ना। एक्स इस पे घूमेगी। यस सर, बिल्कुल। तो वही एग्जांपल है ये, बिल्कुल ये सोचो, जो बिल्कुल वाई एक्सिस पे रखा पॉइंट है वो कैसे घूमेगा? ठीक है। अच्छा अब ये तो हमने देखा एक्स रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। अब मैं बात करूंगा रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अब देखो ये रिजिड बॉडी वाई एक्सिस पे, अब मैं जेड एक्सिस पे घुमाऊंगा बॉडी को तो ऐसे घूमेगी बॉडी जेड एक्सिस पे। देखो एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जेड, ये पार्टिकल्स हैं अगेन। अब ये घूमेगी किसके चारों ओर? अब देखो मोशन कैसा होगा, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर मान के, वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान के इसको रोटेट करवाते हैं। तो ये कुछ ऐसे मूव करेगी वाई एक्सिस के चारों ओर। देखो बेटा जरा, इज दिस द मोशन अबाउट वाई एक्सिस? Yes sir. Yes sir. So this is the motion, yes, sir, about z axis, y axis नहीं सॉरी, z axis के चारों ओर रोटेट हो रहा है। देखो जेड एक्सिस ये है और इसके चारों ओर सर्कल बना रहा है। ये वाला पार्टिकल ये ऐसे घूमा, जो इससे दूर पार्टिकल था वो ऐसे घूमा। मतलब जो एक्सिस रोटेशन की है डिपेंड करता है कि पार्टिकल उस एक्सिस से कितना दूर है। तो ये वाई जेड एक्सिस से इतना दूर था ये पार्टिकल, तो इसने इतना सर्कल बनाया। ये पार्टिकल जेड एक्सिस से इतना दूर था, जेड एक्सिस से इतना दूर था, तो इसने इतना बड़ा सर्कल बनाया। सो दिस इज द रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी आपकी, here axis of rotation will be z। ठीक है। सो द पार्टिकल्स, जैसे इसका इस केस में द पार्टिकल डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन विद द प्लेन ऑफ सर्कल्स लाइंग इन एक्स जेड प्लेन। तो यहाँ पे लाइंग इन एक्स वाई प्लेन हो जाएगा और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस आ जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है प्रिसीजन। इसके बारे में हम अभी थोड़ा डिटेल में बात कम करेंगे, लेकिन एक आइडिया दूंगा मैं आपको प्रिसीजन होता क्या है। जो स्पिन करते हो आप एक धागे में बांध के और उसको फेंकते हो तो वो जो घूमता है, क्या बोलते हो उसको आप? उसका नाम क्या होता है उसका, जो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था स्पिन, क्या नाम बोलते हैं उसको? लट्टू। लट्टू, लट्टू, यस, लट्टू बोलते हैं जिसको। अगर आप कुछ और भी बोल सकते हैं, वैसे लट्टू ही बोलते हैं शायद। उसको जब आपने घूमते हुए देखा, क्या वो बिल्कुल सीधा घूमता है? वो साथ में तिरछा भी होता जाता है। आपने देखा कभी उसके रोटेशन को? टॉप बोलते हैं शायद से उसको, जाता है मुझे। देखो द इन प्रिसीजन, और पहले प्रिसीजन समझो, उसका मोशन जो है वही प्रिसीजन है। आप इसको समझने की कोशिश करो। In precision of a rigid body about a fixed point, the axis of rotation itself rotates about another axis। देखो बॉडी तो मूव कर रही है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी अगर मूव करने लगे साथ में, बॉडी तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूम रही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी मूव करने लगे, तो इस टाइप के मोशन को बोलेंगे प्रिसीजन। वो एक्सिस जो होगी वो किसी दूसरे फिक्स पॉइंट के, फिक्स एक्सिस के चारों ओर मूव कर रही होगी। एग्जांपल देखो ये वाला, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगी, ये वाई इसके चारों ओर ये ऐसे घूमेगा, बट ये वाई भी घूम रहा होगा ऐसे। कुछ एग्जांपल देखो, क्लिक टू देखो दिस वन, कुछ ऐसे होती है इसकी मूवमेंट। सी, समझ आया यस और नो? ऐसे देखिए ना आपने ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये वाई ऐसे ये भी तो ऐसे घूमते जा रही है साथ में। हियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो रोटेटिंग। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं घूमती तो यहीं पे घूमता रहता है ये, जो ये लट्टू है ऐसे ही घूमता रहता। बट ये लट्टू साथ में भी हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इतनी टिल्ट हो गई, फिर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन घूम के वापस आई, फिर दूसरे साइड को टिल्ट हो गई, फिर ये घूम के वापस आई। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दैट इज आल्सो कवरिंग अ सर्कल। ऐसे आज करके देखना जरा जिसके पास ये लट्टू है। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है। प्रिसीजन का और एक एग्जांपल क्या हो सकता है,
प्रिसीजन का एक और एग्जांपल है, जो टेबल फैन होता है जो साथ में मूव भी करता है सर्कुलर वे में, देखा आपने? एक टेबल फैन जो सर्कुलर वे में मूव भी करता है साथ में, ये वाला यस सर। ऐसे मूव करता है साथ में, चारों ओर घूमता भी है। तो हियर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज आल्सो मूविंग। ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ऐसे थी, ये ऐसे घूम रहा था, बट यहाँ पे ये चारों ओर भी घूमने लग गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रिसीजन। तो प्रिसीजन समझ आ गया। अभी हम प्रिसीजन पे और बात करेंगे आगे डिटेल में, बट आपको आइडिया आ गया व्हाट इज प्रिसीजन? यस सर। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, ये वाला अभी मैं इस पे डिटेल में जाऊंगा, ये वाले टॉपिक में लास्ट में पढ़ाऊंगा प्रिसीजन पे और डिटेल में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास बता देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ, बाकी सेंटर ऑफ मास हम कल देखेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास मैं क्या मान सकता हूँ कि किसी बॉडी के एक पॉइंट पे सारा का सारा मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, एंड दैट पॉइंट इज नथिंग बट सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक रिजिड बॉडी है, उसका सारा का सारा मास जिस पॉइंट पे, उस बॉडी के जिस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, उसको हम बोलते हैं कि दैट इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे? अब मैं एक बॉडी लूंगा, उस बॉडी में मैं सबसे पहले मान के चलूंगा दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ टू पार्टिकल्स ओनली। स्टार्ट कर हम दो पार्टिकल से करेंगे, फिर हम थ्री पार्टिकल, फिर मेनी पार्टिकल्स पे जाएंगे, ठीक है। टू पार्टिकल सिस्टम, consider a two particle system along the x-axis with masses m1 and m2 at the distance x1 and x2 respectively from the origin। कुछ ऐसा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट x1 डिस्टेंस पे और x2 डिस्टेंस पे दो मासेज m1 एंड m2 रखे हुए हैं। m1 रखा हुआ है x1 डिस्टेंस पे और m2 रखा हुआ है x2 डिस्टेंस पे। यहाँ पे तक समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दो मासेज हैं m1 और m2, एक्स एक्सिस पे एक x1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, दूसरा x2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इस जो एक एक बॉडी है जिसपे दो मास बने हुए हैं, और वो मास m1 एक्स दिस वन डिस्टेंस पे है और दूसरा मास m2 x2 डिस्टेंस पे, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास c, उस c के डिस्टेंस क्या होगी ओरिजिन से, वो हम कैसे निकालते हैं? दैट उसको हम लिखते हैं एक्स सी एम, सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास। ये x1 ये डिस्टेंस हो गई m1 की, m2 की डिस्टेंस x2 हो गई, तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस x सेंटर ऑफ मास हो गई, और यही आपको निकालना है x सेंटर ऑफ मास कितना होगा। So the center of mass of the system is that point C which is at a distance x cm from O। O से x cm distance पे हो। x cm क्या है? x center of mass, और ये x center of mass is given by m1 इसके साथ की डिस्टेंस x1 प्लस m2 इसके साथ की डिस्टेंस x2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। अगर दो पार्टिकल सिस्टम है आपके पास, तो सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पे लाई करेगा। कितनी डिस्टेंस? पहला पार्टिकल उसके बीच की डिस्टेंस ओरिजिन से प्लस दूसरा पार्टिकल उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस अपॉन मासेज ऑफ बोथ द पार्टिकल्स m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो x से cm इतनी डिस्टेंस पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। इसमें मैं बोलूं अगर दोनों पार्टिकल सेम मास के हो जाते, अगर बोथ द पार्टिकल्स हैव सेम मासेज, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m हो जाए, तो xcm कितना बन जाएगा? If the both the particles have the same mass m1 equals to m2 equals to m, then xcm will become mx1 plus mx2 upon m plus m, 2m हो जाएगा। दोनों में ऊपर न्यूमरेटर में m कॉमन ले लूंगा, तो x1 plus x2 upon 2 बच जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो योर सेंटर ऑफ मास विल बी x1 plus x2 upon 2। इसका मतलब अगर दोनों किसका माइक कौन है बेटा? ये बेटा किसका माइक ऑन है? आदिल खान। हेलो बेटा आपका माइक ऑन है, ऑफ करो। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सीएम। एक्सीएम मीन दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ओ। तो एक्सीएम आपने निकाल दिया, कितना हो गया? m1 x1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगर दोनों मासेस सेम हो तो mx1 प्लस mx2 अपॉन 2m, और वो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो thus for two particle of equal masses the center of my mass lies exactly midway between them।
एग्जैक्टली मिडवे पे आया ना x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये कब होगा एग्जैक्टली मिडवे पे, जब दोनों मासेज सेम हो। अगर मासेज कम ज्यादा हो गए तो ये एक साइड को जा सकता है, m2 की साइड को जा सकता है, अगर m2 ज्यादा है और m1 ज्यादा है तो m1 की साइड को सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, बाकी आज मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, कल हम बात करेंगे अगर आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम ना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत सारे हो तो क्या बन जाए। ठीक है, ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ।